नमस्कार मित्रों, मैं पवन सर RVS ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज जो आपका टॉपिक है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों का बंटवारा कैसे होता है। अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा, जैसा आप सभी जानते हैं पिछले टॉपिक में हम पढ़ के आए हैं कि स्वरों का विभाजन, स्वरों के बारे में जाना हमने। अब आज हम जानेंगे कि हिंदी जो वर्णमाला है उसमें व्यंजनों का विभाजन कैसे होता है। क्या होता है? व्यंजनों का विभाजन। देखिए, सबसे पहले तो हमें जानना है कि व्यंजन आखिर होते क्या हैं। तो व्यंजन का तात्पर्य है स्वर की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर की सहायता से जो भी वर्ण बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो डेफिनेशन है आपकी कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर हो गया इतना? अच्छा, इसके बाद चलेंगे हम। प्रत्येक व्यंजन की उच्चारण में आ वर्ण जो है, आ स्वर जो है वो मिला होता है। तो कह सकते हैं कि आ के अभाव के बिना, यानी कि आ जो स्वर है उसके अभाव के बिना हम किसी भी व्यंजन को नहीं बोल सकते। क्या नहीं कर सकते? किसी भी व्यंजन को हम बोल नहीं सकते। इस बात का विशेष ध्यान देना। कोई भी वर्ण है, अभी जब मैं आपको वर्ण और अक्षर अलग अलग करना बताऊंगा, जैसे आप चलिए एक छोटी सी बात ले लीजिए। आपने जैसे ये का लिया, क्या लिया? का। ठीक है, तो जो ये का लिया आपने, तो का जो है ये अक्षर है, तो प्रत्येक वर्ण या अक्षर में आ मिला होगा। जैसे का हलंत अक्षर हो जाएगा प्लस आ। आ स्वर जो है प्रत्येक वर्ण में आपका मिला हुआ मिलेगा आपको। प्रत्येक वर्ण में आ सम्मिलित होता है, बिना आ के कोई वर्ण नहीं बनेगा। और कहने का तात्पर्य है आपका कि जो व्यंजन होता है तो व्यंजन के उच्चारण में, हर व्यंजन के उच्चारण में आ सम्मिलित होता है और आ के अभाव में व्यंजन का उच्चारण जो है वो संभव नहीं है। बिना उच्चारण जब हम करेंगे तो बिना आ की सहायता के बिना हम किसी भी वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम व्यंजनों का वर्गीकरण। जैसे अभी हमने देखा स्वरों का वर्गीकरण, अब हम देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों को कैसे बांटा गया? देखिए, स्पर्श व्यंजन जिन्हें स्पर्शी भी बोला जाता है। पहला पॉइंट है आपका स्पर्श व्यंजन। क्या है? स्पर्श व्यंजन जो होते हैं आपके, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? पिछले वीडियो में आप जाके देखिएगा तो स्पर्श व्यंजन का तात्पर्य हो गया जो जिन्हें हम उच्चारित करें और वो जो व्यंजन है कहीं ना कहीं घर्षण होकर के बाहर निकले। घर्षण होगा तभी हम उन्हें का उच्चारण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो का से मां तक, पिछली वीडियो मैंने एक सूत्र बताया था का दयो मां वसाना। ठीक है, तो का से मां तक के सभी व्यंजन जो है वो स्पर्श कहे जाते हैं। और इन व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया? 5 वर्गों में। तो पांचों वर्ग यानी कि 25, एक वर्ग में 5 आपके वर्ण होते हैं। तो जो स्पर्श व्यंजन है का से मां तक, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन 5 वर्गों के व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन। अब देखिए, नोट दिया है कि कुछ विद्वान चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी। चा वर्ग केवल जो होता है, कौन सा होता है बेटा? जो चा वर्ग होता है उसको क्या कह दिया गया? स्पर्श संघर्षी, यानी संघर्ष होता है। अभी हम संघर्षी बताएंगे आपको व्यंजन। तो कुछ विद्वान चा वर्ग को क्या मान लिया है? स्पर्श। जब कुछ विद्वानों ने माना है तो हमें भी उसको दृष्टिगत रखने के मानना पड़ेगा। तो चा वर्ग को स्पर्श, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, यही कहीं ना कहीं आपको फंसाया जाता है। क्लियर हो गया ना कि अब उसमें से स्पर्श संघर्षी क्या होता है पता ही नहीं, स्पर्शी जानते हैं। अब संघर्ष किसमें? केवल चा वर्ग में। किसमें? केवल चा वर्ग में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम दूसरा प्रकार घोषत्व के आधार पर। पहला देखा हमने स्पर्श व्यंजन, अब दूसरा है घोषत्व के आधार पर। किस आधार पर? घोषत्व के आधार पर। यानी इसमें घोषत्व के आधार पर 2 वैरायटियां हो जाएंगी आपकी। कितनी वैरायटियां हो जाएंगी? 2, एक घोष और एक अघोष। घोष को ही साघोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोष को ही हम क्या कहते हैं? या तो कह लीजिए घोष अघोष या फिर सघोष अघोष। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद देखेंगे तो अघोष क्या होता है। अघोष में क्या जानना है आपको?
जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां जो होती हैं उनमें कोई कंपन ना हो बेटा, क्या ना हो, जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं जहां से स्वर निकलते हैं, क्योंकि देखिए ध्वनि जो है, ध्वनि को ही हम क्या वर्ण का रूप दे दिया गया, क्योंकि लिखने की आवश्यकता पड़ी। अब हम जो आवाज निकालते हैं, जो ध्वनियां निकालते हैं, तो उसको संकेत भाषा में लिखने के लिए हमें उसे देवनागरी लिपि में लिख करके वर्णमाला बनी, ठीक है। तो जो स्वर हमारे निकलेंगे या व्यंजन निकलेंगे, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, स्वर तंत्रियां हैं जो बिल्कुल कांपे नहीं, बिल्कुल कंपन ना हो, तो वो क्या होता है, आपका अघोष होता है। क्या होता है, अघोष वर्ण कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, अघोष वर्ण, ठीक है। अब अघोष का मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और साथ में जितने ऊष्म व्यंजन हैं वो भी आपके किस में आ जाएंगे, अघोष में आ जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल मैं एक टेबल बनाऊंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए सघोष या घोष में क्या होता है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, अघोष में था कंपन ना हो, लेकिन सघोष में क्या है बेटा, कंपन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंपन होना चाहिए। वो कंपन होता है, इसका मतलब जो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तो सघोष या घोष ध्वनियां कौन सी होती हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को हम यड़ वर्ण भी कहते हैं, या, वा, रा, ला, ये वर्ण सब, उसमें तीनों सा और हा, सा 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 हा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम प्राणत्व के आधार पर। तो प्राणत्व के आधार पर बेटा दो प्रकार इसके भी हैं, एक अल्प प्राण और एक है महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण, देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, कैसे निकले, कम, यानी ऊष्मा जो है या हवा कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्राणत्व का मतलब ही हवा से है, वायु से, किससे, वायु से है। प्राणत्व का मतलब ही क्या है, वायु से। तो अल्प प्राण का मतलब हो गया कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, क्या निकले, मुख से कम हवा निकले। जब मुंह से कम हवा निकलेगी तो क्या होगा हमारा, वह है अल्प प्राण। और अल्प प्राण का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का, कौन सा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और जो अंतस्थ व्यंजन है या, वा, रा, ला, ये वर्ण सम्मिलित होंगे। इसके बाद बेटा देखिए महाप्राण। महाप्राण में क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से क्या होता है, ज्यादा हवा निकले, यानी कि अधिक हवा निकले। क्या निकलनी चाहिए बेटा, अधिक हवा निकलनी चाहिए। जहां पर अधिक हवा निकले तो वो वर्ण कौन कौन से, हर वर्ग का क्या होना चाहिए, दूसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन। देखिए ऊष्मा कहने का तात्पर्य महाप्राण, आप बोल करके देख लीजिए, क्या कर लीजिए, बोल करके देख लीजिए। आप बोलिए खा, तो खा, यहाँ गर्म हवा लगेगी। देखो का में नहीं लगेगी, अभी टेबल बना रहा हूँ तो समझा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। अभी एक बार रिवीजन कर लीजिए। इसके बाद अब नोट में कुछ विशेष ध्यान देना है आपको। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार फंसाया जाता है, कोई भी एग्जाम हो, देखिए या और वा हो सकता है आपने पढ़ रखा हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपने इतना ध्यान ना दिया हो। तो आप देखिए ध्यान से, या और वा जो वर्ण है ये अर्ध स्वर है, क्योंकि ये कभी व्यंजन हो जाते हैं और कभी स्वर, इसलिए या और वा को क्या कहा गया बेटा, अर्ध स्वर। याद रखना, या और वा कैसे हैं, अर्ध स्वर व्यंजन है। कैसे हैं, अर्ध स्वर व्यंजन। इसके बाद रा, रा क्या है आपका, लुंठित वर्ण है। कौन सा है, लुंठित। लुंठित का तात्पर्य होता है कि जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो जीभ जो है हमारी उच्चारण करते समय तालु से लुढ़क कर स्पर्श करेगी। क्या करेगी, तालु। आप बोल के देख लीजिए, रा, तो जीभ जो है ऐसे रपट के नीचे आएगी, बिल्कुल ऐसे जैसे पोछा लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो, पोछा लगाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे। तो जीभ ऐसे लौटी होगी और ऐसे टच करते हुए ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो लुंठित का मतलब होगा लुढ़कते हुए, और किसी तालु को जीभ जो है हमारी ऊपर ही से रपट के नीचे आएगी। लुढ़कना का मतलब रपटना, फिसलना। तो उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे। क्या करे, जैसे बोलिए रा, रा नीचे ऊपर से छुप के नीचे आएगी, ठीक है। इसके बाद ला जो है ये पार्श्विक वर्ण है। क्या है, पार्श्विक व्यंजन है। क्या, ला। इसमें क्या होता है, उच्चारण में हवा जो है वो जीभ के बगल से, ला, ला बगल से निकलेगी। कहां से निकलेगी, बगल से। तो जब बगल से हवा निकले वो पार्श्विक कहा जाता है उसे, ला वर्ण ऐसा, ठीक है। चलिए एक नोट और देख लीजिए, लिखा है आपका
आपने देखा ये जो उच्छिष्ट व्यंजन है क्या है, अभी मैंने जिस दिन आपको टॉपिक पढ़ाया था आपको वर्णमाला का, उसमें मैंने उच्छिष्ट व्यंजनों का भी वर्णन किया था आपके समक्ष। तो उसमें आप देखेंगे जो आपका ढा और हा है ये उच्छिष्ट व्यंजन है। क्या है उच्छिष्ट? ये हिंदी के विकसित व्यंजन है, पहले से नहीं थे, पहले से नहीं थे, ये बाद में विकसित हुए। ठीक है। और अब देखिए इनमें प्रयत्न क्या होगा, ड़ा जो है मूर्धन्य सघोष और अल्पप्राण, इंगा नहीं है, इंगा मत समझना, ड़ा है, ला 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 कहते ना पड़ा है ना, तो जैसे ला ना ला, तो ला अलग है, ला 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 जीव। ठीक है। तो अब कहने का तात्पर्य इंगा में बिंदी, मैंने उस दिन स्पष्ट किया, वीडियो जाकर के देख लेना। इंगा जो होता है वो यहाँ बिंदी होती है। ठीक है। जो आपका पंचमा अक्षर होता है आपका, तो ये क्या है आपका ला। इसके बाद मूर्धन, इनका उच्चारण क्या है, जैसे सघोष है, अल्पप्राण, मूर्धन उच्चारण हो गया मूर्धा से, और सघोष भी है ध्वनि ये, और अल्पप्राण भी है, उच्छिष्ट व्यंजनों की दोनों की। इसके बाद इसमें ढा में क्या है आपका मूर्धन्य है, सघोष है और महाप्राण, ये आपका उच्चारण स्थान है, ये प्रयत्न है, सघोष और महाप्राण। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चलिए अब आपका अयोगवाय क्या है, अयोगवाय। अयोगवाय में क्या है आपका कि अनुस्वार, जिसे हम अंग की बिंदी बोलते हैं, अंग से अंगूर, अनुस्वार और विसर्ग, विसर्ग का मतलब आहा, ये जो दो वर्ण हैं आपके ये क्या है अयोगवाय, क्योंकि ना इन्हें स्वर में गिना जाता है और ना व्यंजन में गिना जाता। क्यों नहीं गिना जाता आपने देखा होगा। अच्छा ये क्या होता है कि ये किसी व्यंजन पर ही बैठते हैं या स्वर पर ही बैठेंगे, अंग और आहा, तो इसे न स्वर कह सकते ना व्यंजन कह सकते अयोगवाय। इसकी एक बात होती है, जैसे आपने लिखा आ, तो ये स्वर है ना स्वर, और इस पे हम अयोगवाय बिठा दिया, तो बताओ ना वो स्वर रहा ना व्यंजन रहा, दोनों का काम कर रहा। ये आपका क्या है, ये स्वर था, उस स्वर पे हमने इसे बिठा दिया अयोगवाय को, तो ना तो वो व्यंजन हो पाया ना स्वर, इसलिए अयोगवाय। चाहे यहाँ बिठा दीजिए, कहीं भी बिठा दीजिए, किसी भी वर्ण पर बिठा दीजिए, जैसे का बना विसर्ग लगा दो, तो ना तो ये स्वर में आएगी काउंटिंग ना गिनती में, इसलिए इनको क्या कहा गया बेटा अयोगवाय। क्या कहा गया अयोगवाय। चलिए थोड़ा आप एक टेबल से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट आपका इसमें केवल घोषत्व के आधार पर ये तो जाने रखिएगा ही, लेकिन प्राणत्व के आधार पर और घोषत्व के आधार पर ये बहुत जरूरी है। ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लें, कोई दिक्कत हो तो। हाँ ठीक है, ले लिया तो अच्छी बात है। जब भी मौका मिला करें, बीच में अगर जगह खाली हो रही आपकी, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लिया करें, बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ना समझ में आए तो आप देख कर भी, अगर भाषा समझ में नहीं आए तो उससे भी हल कर सकते हो। ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से आपका वीडियो 15 मिनट का बहुत से बहुत हो पाएगा। और आप एक टेबल देखिए, उच्चारण स्थान आपने देखा का वर्ग, ठीक है, क्लियर हो गया। चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। और का वर्ग में क्या होता है, का, खा, गा, घा, इंगा। ठीक है। इसके बाद चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, या, दिख रहा होगा अभी तो ठीक है। इसके बाद टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, ला। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में आपका पा, फा, बा, भा और मा। ये 5 वर्ग हैं आपके स्पर्शी व्यंजन है। कैसे हैं स्पर्शी व्यंजन, क्या है स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन में क्या होता है आपका कि अब इनमें हमें निकालना है, इस एक टेबल हम आपको इसके जरिए बनवाना चाह रहे हैं, जिससे कभी ध्यान ना भूले। देखिए सबसे पहले आपने देखा, चाहे अल्पप्राण ले लो, महाप्राण कुछ भी ले लीजिए। ठीक है। तो चलिए यहीं से शुरू कर दीजिए। महाप्राण में क्या होता है कि हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग। तो हर वर्ग का मतलब क्या हो गया, चाहे जे वर्ग हो, चाहे जे, कोई भी वर्ग हो, तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा।
तो दूसरा, अब यहां दिख जाएगा, चलो दिख जाएगा, दूसरा और चौथा, तो दूसरा ये लाइन हो गई आपकी और चौथा आपकी ये वाली हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। दूसरा और चौथा ये आपका क्या है, महाप्राण। क्या है, महाप्राण। क्लियर हो गया, ये क्या है आपके महाप्राण वर्ण है। कौन कौन, खा, छा, ठा, था, फा या घा, झा, ढा, धा, धा। ठीक, ये आपके क्या है, महाप्राण। इनमें अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अच्छा आप ऐसे भी चलो, इसके बाद अल्पप्राण देख लीजिए। अल्पप्राण में क्या होता है, 1, 2 और 3, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और तीसरा वर्ण। तो पहला वर्ण आपका ये हो गया। अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्योंकि लाइन डबल हो जाएगी ना, तो यहाँ पहला ये हो गया और पांचवा ये हो गया ऐसे। ठीक है, और आप एक ये हो गया। क्लियर हो गया, ये एक वर्ण ये हो गया आपका। तो अब आपका ये क्या निकला है आपका, अरे भैया नीचे दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं है, आगे समझ गए। हाँ, तो इसमें आपका क्या है, ये तो महाप्राण, यहां तक तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद अल्पप्राण। अल्पप्राण का मतलब पहला, तीसरा और पांचवें नंबर का। ये आपका क्या है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड, और ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो ये आपके निकल आए अल्पप्राण। क्या निकल आए, अल्पप्राण। देखो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, अगर अच्छी लगे तो भैया कबूल कर लियो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। देखिए अल्पप्राण, आप अंग्रेजी पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, अंग्रेजी, तो उसमें देखा होगा का कबूतर का जो है किससे बनता है, के से। कैसे बनता, चलो यहां देख लो, अच्छा फिर मैटर लेने वाला। का बनता है के से और खा बनता है के एच से, गा बनता है जी से, घा बनता है जी एस से, इंगा बनता है एन से। अब आप ही बताइए, महाप्राण अल्प माने कम, तो देखो जिनमें कम अक्षर आ रहे हैं के, जी, एन, तो ये अल्पप्राण हो गए। क्या हो गए, अल्पप्राण। और महाप्राण में के एच, जी एच डबल अक्षर आ रहा, वहां पर क्या हो गया आपका, महाप्राण हो गया। समझ में आ गया, अल्पप्राण और महाप्राण। आशा करता हूं कि बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे। अल्पप्राण का मतलब होता है जहां अंग्रेजी अल्फाबेट का वन एक ही अक्षर बने, एक ही वर्ण बने। ठीक है, और महाप्राण में डबल, तो सीधा है आपका 1, 3, 5। इतना याद रखिएगा, अल्पप्राण में 1, 3, 5, अल्पप्राण 1, 3, 5 और अंतस्थ व्यंजन, और महाप्राण में जो बकाया बचे 1, 3, 5 हो गया। 1, 3, 5 हो गया। अब क्या बचा आपके पास, दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा आपका ये क्या निकल आया, दूसरा और चौथा ये निकल आया आपका महाप्राण। क्लियर हो गई ये बात। चलिए अब देखिए, आपने अघोष और घोष देखी अभी। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा जो वर्ण होगा वो क्या कहलाएगा, अघोष। तो पहला दूसरा अघोष, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, यानी कि ये और ये क्या कहलाएंगे आपके, पहला दूसरा। सभी इसमें सब है ना आपके, यानी कि एक कॉलम आपका ये बन गया ऐसा और एक कॉलम ये हो गया। ठीक है, ये पहले दूसरे, ये ध्यान देखिएगा नहीं, ये हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है, तो पहला दूसरा जो है आपके वो क्या कहलाते हैं, अघोष। ये क्या है, अघोष। अब जाहिर सी बात है आपकी कि जो तीसरा चौथा पांचवा बचा है, तीसरी लाइन हो जाएगी आपकी ये वाली, और ये चौथी लाइन, और ये पांचवी लाइन यानी पांचवा वर्ण। ये तीनों 1, 2, 3 ये तीनों पंक्तियां आपकी क्या कहला जाएंगी, घोष या सघोष भी कह लो। क्या कह लो, सघोष। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आप अपने हिसाब से टेबल बना लो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। अच्छा एक बात और, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, और समय के अंतराल में आपको उसका जवाब दिया जाएगा। कोई भी इस संस्था से संबंधित कोई भी आपका क्लास में कोई भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हैं, और उसको आप पूछ सकते हैं, तो आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। इतना ही है, चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।